हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? एंड ये हमें बताएं कि अभी तक चैप्टर 3 आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, बिकॉज कुछ कुछ टर्म्स जो हैं वो डिफरेंट हैं समझने में, और लग रहा होगा कि एक ही टाइप की रिस्क अपन कवर करें, बट लॉजिकली अगर समझे तो ऑल रिस्क आर मे बी रिस्क आर डिफरेंट। एंड आज अपनी स्टार्ट करने वाले मटीरियलिटी टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड जब आप ऑडिट करने जाओगे देन ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। आपको जब बोला जाएगा कि मटेरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए, तो इन दैट केस यू शुड हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि मटेरियलिटी कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। अभी हो सकता है आपने अकाउंट्स में कवर करा होगा कि मटेरियलिटी क्या होता है, मटेरियल अमाउंट्स एंड ऑल दिस, बट इसको कैलकुलेट करने के लिए भी एक प्रोसेस है, अंडरस्टैंडिंग इसमें डेवलप करनी पड़ती है, लॉजिक इसके रिलेटेड होता है। मटेरियलिटी कैलकुलेट करने से पहले ऐसा नहीं है कि एक सेट फॉर्मूला है उसके बेसिस पे आपने कैलकुलेट कर दी मटेरियलिटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने ऐसे आज के लिए अपने वही कवर करेंगे कि क्या होता है मटेरियलिटी, क्यों इम्पॉर्टेंट है, एंड इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद अपने फिर मैथ का जो टेक्स्ट है उसको कवर करेंगे, ठीक है। ओके, चैप्टर 3। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? मटीरियलिटी। मैं पास तो कर गई सी बट मेरा हैंड राइटिंग जब जब मैं देखती हूँ तो मेरे को खुद हंसी आती है कि मैं क्या ही लिख रही हूँ। ठीक है, तो हमने क्या बोला, मटेरियलिटी इज इम्पॉर्टेंट। एंड अपने फिर से डॉट्स जो मैं बहुत बार कनेक्ट करती हूँ, अगेन आई विल स्टार्ट विथ चैप्टर 1 में जो हमने स्टार्ट किया था, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। उसमें हमने क्या कवर किया था कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। एक होता है रिपोर्ट देना, हमें को तो पता है कि रिपोर्ट देना किसके लिए, स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये हम सबको पता है, इसमें कुछ मटेरियलिटी का मैंने डिस्कशन ही नहीं किया। ठीक है, रिपोर्ट देना होता है। क्या रिपोर्ट देना होता है? रिपोर्ट से आपको याद है कि अच्छा एब्सोल्यूट अश्योरेंस तो नहीं देता है, रीजनेबल अश्योरेंस देता है। क्या चीज का अश्योरेंस देता है ये क्वेश्चन आपको जब भी ऑडिट, मुझे तो बहुत ही लॉजिकल लगता है ना, आई होप आपको भी अभी तक लग रहा हो। इन केस नहीं लग रहा है तो समझने की कोशिश कीजिए। एंड ऑडिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो रीजनेबल अश्योरेंस हो गया। क्या चीज का रीजनेबल अश्योरेंस देता है? वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल क्या है, फ्री फ्रॉम मटीरियल। ये इसी का तो मैं इंतजार कर रही थी। मटीरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव बताने का मतलब ये था, मटीरियल स्टेटमेंट। एंड फिर ये तो था ही कि इधर फ्रॉड और एरर, किसी भी वजह से ये मिसस्टेटमेंट हुआ उससे कोई मतलब नहीं। बट हमारे लिए अभी मटेरियलिटी टॉपिक के लिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो बोला गया है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो अपनी मटेरियलिटी के लिए यहाँ पे भी हमने देख लिया कि मटेरियल कोई डिफरेंस हुआ छोटा बहुत, जिससे डिसीजन जो स्टेक होल्डर का हमने यहाँ बात किया, अब हम इसको कनेक्ट करेंगे इससे। ये तो हमने देख लिया कि मटेरियल में स्टेटमेंट, मटेरियल में भी क्या, किसको मटेरियल बोलेंगे कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स है, जो हमारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो हमारे रिपोर्ट रीड करके डिसीजन लेंगे, उनके लिए ये डिफरेंस जो है, वो अमाउंट जो है, वो डिस्क्लोजर जो है, वो मटेरियल है कि नहीं, उसके बेसिस पे वो डिसीजन जो लेगा एंड यूजर, ये स्टेक होल्डर जो डिसीजन लेगा वो इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं उसका डिसीजन। ठीक है, तो अभी हम ये डॉट्स कनेक्ट कर दिए। ये एक होता है एक मटेरियल का, यहाँ पे हमने देख लिया कि मिस स्टेटमेंट के टाइम जो होता है वो डिटरमाइन करता है ऑडिटर की ये मटेरियल है। और मटेरियल तो डेफिनेटली एक अमाउंट होना चाहिए, आपको नहीं लगता है कि एक अमाउंट होना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए, उसके बेसिस पे डेफिनेटली डिसाइड कर पाए कि मटेरियल है इमटेरियल है। आप आगे चल के ये भी कवर करोगे कि
ऑलवेज, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऑलवेज एक अमाउंट ही बेसिस होता है मटेरियलिटी के लिए, बहुत हद तक होता है, बट रेयर केस में इवन जो मिस स्टेटमेंट है, गलतियां हैं, वो मटेरियलिटी से कम भी है, देन ऑल्सो इन दैट केस अपने बोलेंगे कि वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट। एग्जाम्पल के लिए अपने बोलते हैं कोई फ्रॉड हुआ, भले ही अमाउंट लेस देन मटेरियलिटी है, फिर भी ये हो सकता है कि ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो, बट ये बहुत रेयर केस में होता है, एंड डेफिनेटली इन दैट केस जो ऑडिटर होता है वो अपना प्रोफेशनल जजमेंट का यूज करता है एंड अकॉर्डिंगली उसको डिस्क्लोज करता है। बट अभी के लिए आप इस टॉपिक को समझने के लिए ये समझिए कि ऑडिटर को, एक तो यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्टिव में हमने देख लिया कि ये मटेरियलिटी का डेफिनेटली होता है। एग्जाम्पल दूसरा और देख लेते हैं, हमने प्लानिंग में बात की थी, मतलब आपको ऐसा पता होना चाहिए कि क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है, हमें क्यों ही जरूरत है मटेरियलिटी की। प्लानिंग में ही हमने देखा था कि इंपॉर्टेंट एरियाज, ठीक है, उसको उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो इंपॉर्टेंट अमाउंट है, बहुत छोटा मोटा अमाउंट है, उसको वी कैन इग्नोर, बट अगर कुछ बहुत ज़्यादा वैल्यू का है तो डेफिनेटली उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली उसके लिए प्लानिंग में भी अगेन मटेरियलिटी, जब अपने रिस्क असेसमेंट में पढ़ रहे थे, रिस्क असेसमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, इन दैट केस हमने बोला था कि परसेंटेज और टाइम्स ऑफ मटेरियलिटी कैलकुलेट करते हैं अपने, देन ही तो पता चलेगा कि ये जो अमाउंट है, अकाउंट बैलेंस जो है वो कितना मटेरियल है, मतलब मटेरियलिटी का कितनी ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू रहेगा तो डेफिनेटली इन दैट केस ज़्यादा उसको फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये सब केस में, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है, ये तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स दी हूँ। अगर कुछ मिसस्टेटमेंट ऐसा होता है तो उस केस में, इन सब केस में मटेरियलिटी, आपको तो ओवरऑल ये पता चल गया कि ऑडिट करते टाइम मटेरियलिटी अपने पास होना इज इम्पॉर्टेंट, देन ओनली विल बी एबल टू like take decision. Maybe we can talk about other areas like planning, risk assessment and misstatement. तो अपने पास आपको ये पता चलेगा कि मटेरियलिटी होता क्या है, ठीक है, एंड क्यों इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हमें पता तो चल गया मटेरियलिटी होता क्या, बट हाउ टू कैलकुलेट। ये अपना एक क्वेश्चन हो गया, हाउ टू कैलकुलेट। तो इज देयर एनी फिक्स्ड रूल, क्या है, फिक्स्ड कोई मेथड है, फिक्स्ड कोई फॉर्मूला है? तो आंसर इज नो। अगेन ये क्लाइंट टू क्लाइंट वैरी करता है इसका कैलकुलेशन। अगर आपके पास 3 क्लाइंट है, हो सकता है सेम इंडस्ट्री के भी हो, सारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, वो सपोज आप ऐसा करो कि वो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के हैं सारे क्लाइंट्स, बट इन दैट केस ऑल्सो आपका जो कैलकुलेशन का मेथड्स होगा मटेरियलिटी का, वो डिफरेंट होगा। तो ये फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये डिपेंड करते मटेरियलिटी जो कैलकुलेट करते हैं, अगेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट एंड यूजर्स, उसके क्लाइंट के, एंड एनवायरमेंट, ठीक है। यूजर्स पे मैं बार बार क्यों फोकस कर रही हूँ, तो बिकॉज अपने को पता है कि मटेरियलिटी, अपने को पता चल करना पड़ेगा कि वो क्लाइंट जो है स्पेसिफिक, उसके यूजर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो कौन है, मेजर जो यूजर्स हैं वो कौन है, एंड डेफिनेटली उनको कौन सा अमाउंट, कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको ध्यान में रख के भी अपने को ये मटेरियलिटी अपन कैलकुलेट। तो अपने को समझ गया कि कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है इसका, डेफिनेटली आपको गाइडेंस दी हुई रहती हैं आपके पास, बट आपको अकॉर्डिंगली एज पर योर जजमेंट। तो इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग एंड ऑडिटर का जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट जो होता है वो अकॉर्डिंगली लगा के एंड देन मटेरियलिटी कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब लेट्स टॉक अबाउट कि स्टेप्स क्या क्या है।
अभी तो अपने को समझ में आ गया है कि ये हर क्लाइंट के लिए अलग होता है। तो दैट इज़ बेसिक कि अपने को अंडरस्टैंडिंग लेना क्लाइंट का, उसके यूज़र्स का, एनवायरनमेंट का, ये सब आपको होना चाहिए। दैट इज़ लाइक कॉमन फॉर ऑल द क्लाइंट्स, ठीक है? आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई है, ठीक है? अब होता है कि एक टर्म है बेंचमार्क। ठीक है? बेंचमार्क में क्या होता है कि अपने पास ऑप्शंस होते हैं कि कौन से बेसिस पे आपको मटेरियलिटी कैलकुलेट करना है। तो वी हैव ऑप्शंस। एक ऑप्शन है टोटल असेट का, कि टोटल असेट के बेसिस पे आप कर सकते हैं। फिर है रेवेन्यू का, फिर है प्रॉफिट का, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। एंड देन फिर कैश फ्लो है, एक्सेट्रा। बट मेजर अपने ये है, असेट का है, रेवेन्यू का, प्रॉफिट का है, कैश वगैरह का, ठीक है, होता है। तो अपने पास तो इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपकी क्लाइंट में विच ऑप्शन वुड बी द बेस्ट ऑप्शन? हो सकता है कि सबके सब रेलिवेंट हो, तो बट यू नीड टू डिसाइड कि विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट बेंचमार्क। तो अगेन आप कैसे पता चलाएंगे? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट। एग्जाम्पल में क्विकली एक लेती हूँ एग्जाम्पल, कि एक है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का वो लेती हूँ कि उसमें मेनली आपका प्लांट एंड मशीनरी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसी के बेसिस पे। और तो ऐसा कुछ है नहीं, प्रोडक्ट तो हम बना नहीं रहे कि लाइक रॉ मटेरियल आ रहा है उसके बेसिस पे हम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का है मेजर, वो है कि बहुत ज़्यादा आपको मशीनरी और इस समय इन्वेस्ट करना पड़ता है कि इलेक्ट्रिसिटी का हो पाए, प्लांट वगैरह लगानी पड़ती हैं। तो इस केस में क्या होता है, असेट जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो लिंक्ड किससे है? असेट से है। रेवेन्यू जनरेट उसी से होगा बिकॉज असेट में जितना आप लगाएंगे उसके बेसिस पे आपको रिटर्न मिलेगी। तो ये एग्जांपल उस केस में हो सकता है। रेवेन्यू इज आल्सो इम्पोर्टेंट किसके लिए? प्रॉफिट मोटिव, जिसके जो कंपनी है जिसका प्रॉफिट मोटिव है, जो भी कंपनीज का, उनके लिए डेफिनेटली सबके लिए रेवेन्यू इज इम्पॉर्टेंट। तो दैट डजंट मीन कि आप रेवेन्यू के बेसिस पे हमेशा बेंचमार्किंग करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस केस में एग्जाम्पल में हमने ले लिया कि असेट के बेसिस पे, हम टोटल असेट के बेसिस पे कैलकुलेट करें। तो आप जिस भी क्लाइंट का करोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा आपके यूजर्स के लिए या फिर आपके क्लाइंट के लिए कौन सा मेथड इज अप्रोप्रिएट। सारे ऑप्शंस को आपको देखना पड़ेगा एंड देन यू नीड टू डिसाइड कि विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है? सेकेंड ऑप्शन इज लाइक डेफिनेटली परसेंटेज जो है टोटल असेट इक्वल्स टू मटेरियलिटी, ऐसा तो नहीं बोल सकते, राइट? वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा अपना। तो नेक्स्ट इज अपना परसेंटेज। ये परसेंटेज भी डेफिनेटली वैरी करता है। अगर असेट है आपका तो असेट का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का असेट का वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा रहता है। टोटल असेट का वैल्यू डेफिनेटली ज़्यादा रहेगा। उसके बाद आता है रेवेन्यू का। रेवेन्यू का उससे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब असेट से थोड़ा सा कम रेवेन्यू रहेगा। एंड फिर डेफिनेटली प्रॉफिट जो होता है वो तो रेवेन्यू से एक्सपेंस वगैरह माइनस करने के बाद आता है। देन अपना ये प्रॉफिट। तो ये ऑलवेज तो सबके लिए अगर सेम रेट लगाओगे, असेट पे भी 10% फॉर एग्जांपल लिए, फिर रेवेन्यू पे भी 10% लिए एंड देन प्रॉफिट पे भी 10%, तो इट वोंट बी करेक्ट, राइट? अपने अगर देख रहे हैं कि सब, तो फिर मटेरियलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर किसी का 10 करोड़ का सपोज प्रॉफिट है, उस पर हम 10% लगा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा मटेरियलिटी। और हमें मटेरियलिटी एक रीजनेबल अमाउंट निकालना है जिसके बेसिस पे हम डिसीजन ले पा रहे हैं, ठीक है? तो हम क्या होता है, ऐसा नहीं है कि अपनी सेम मटेरियलिटी, और डेफिनेटली ये एंगेजमेंट टीम के अंडरस्टैंडिंग पे ही होता है कि आप कौन सा परसेंटेज लो। बट आपको ये ध्यान रखना है कि परसेंटेज एज पर जो बेंचमार्क है उसके अकॉर्डिंगली आपका परसेंटेज होता है। जनरली जब आप ऑडिट करने जाओगे तो ये वाला जो प्रॉफिट वाला रेंज होता है वो आपका 0.1% के बीच में रहता है। 0.1 के आसपास लेते हैं, ऐसा नहीं है कोई फिक्स्ड है, बट मैं जस्ट एग्जांपल की बता रही हूँ। आप रेवेन्यू पे जाओगे तो डेफिनेटली इससे तो ज़्यादा ही होता है। तो अपने 1% के रेंज में लेते हैं ऑफ रेवेन्यू। तो आप टोटल मटेरियलिटी का भी मैं बात कर रही हूँ। एंड देन जब असेट के माय बैड,
मैंने उल्टा बोल दिया, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, यहाँ जो होगा टोटल एसेट के केस में डेफिनेटली ये सबसे कम होना चाहिए, बिकॉज अगर हम ज़्यादा ऑलरेडी अमाउंट है उस पर हम ज़्यादा रेट लगाएंगे तो डेफिनेटली मटेरियलिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो ये होता है 0.1 के रेंज में, दिस वुड बी करेक्ट 1% के रेंज में, एंड प्रॉफिट का जनरली 10% के रेंज में करते हैं, बट कोई ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है। आपका जो इंगेजमेंट टीम का क्या लॉजिक है उसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड होता है। एंड थर्ड इज डेफिनेटली टोटल मटेरियलिटी, जो मटेरियलिटी की कैलकुलेशन होती है जिसको हम ओवरऑल मटेरियलिटी भी बोलते हैं, ठीक है, वो कैलकुलेट होती है। दैट इज डेफिनेटली जो बेंचमार्क आपने डिसाइड किया है इनटू परसेंटेज, इसके बेसिस पे। तो ठीक है, तो वो ओवरऑल मटेरियलिटी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। ये परसेंटेज भी जो होता है आगे जाके हम सब डिटेल में कवर करेंगे कि कब केस में हाई करना है कब लो करना है, बट अभी के लिए आपको जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग ये रहेगी कि कैसे आगे प्रोसीड करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, तो कंफ्यूज आप ना हो इसके लिए मैंने ये करवाया है। एंड क्विकली अपने ये भी समझ लेते हैं टाइप जनरली कौन कौन से हैं मटेरियलिटी के, ठीक है। फर्स्ट इज डेफिनेटली ओवरऑल मटेरियलिटी, सेकेंड इज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी जिसको हम पीएम बोलते हैं, थर्ड इज डिमिनिमस बोलते हैं हम, ठीक है। ये फिनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे होता है, ये अकाउंट बैलेंस लेवल पे होता है, ट्रांजैक्शन लेवल, एंड ये होता है कि फॉर लाइक मिस स्टेटमेंट इग्नोर करना है कि नहीं, कुछ इंडिविजुअल मिस स्टेटमेंट हुआ उसके लिए अपने बेसिकली कवर करते। ओवरऑल डेफिनेटली ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे अगर कुछ इफेक्ट करती है अमाउंट तो डेफिनेटली ये जो होगा सबसे टॉप पे सबसे ज्यादा अमाउंट होगा, इसकी कुछ परसेंटेज कैलकुलेट करके हम पीएम निकालते हैं, एंड देन फिर डेफिनेटली इसके कुछ परसेंटेज निकाल के अपने ये निकालते हैं ओ डिमिनिमस। सपोज ये 100 मिलियन है तो इसका हम 75% फॉर एग्जाम्पल, ये जस्ट एग्जाम्पल है, कभी कोट करने की जरूरत नहीं, तो 75 मिलियन आपका हो गया, क्या बोलते हैं इसको, पीएम। फिर इसका सपोज आपको लेना है मैं क्या बोलूँ 5%, एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, तो 5 मिलियन आपका हो गया सम। ये अकॉर्डिंगली एंगेजमेंट टीम की अंडरस्टैंडिंग और जो भी प्रोफेशनल जजमेंट होता है उस पर वैरी करता है, बट समझने के लिए ये सबसे ज़्यादा होता है। एंड ये पीएम जो होता है अकाउंट बैलेंस वगैरह टेस्टिंग के लिए आपको लेना, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल अगर आप पेरोल का अमाउंट टेस्ट करें तो उसके लिए आप मटेरियलिटी ओवरऑल नहीं देखोगे, बिकॉज ओवरऑल तो सभी एफएसएलआई के लिए रेलिवेंट होता है, राइट। तो आपके टेस्टिंग के लिए जब टेस्ट करने जाते हो अकाउंट्स, आपको देखना पड़ता है कि मटेरियल है कि नहीं, मटेरियल इसको टेस्ट करना है कि नहीं करना है, तो इन दैट केस डेफिनेटली आप परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को देखते हो। ये एक पर्टिकुलर अकाउंट ट्रांजेक्शन लेवल पे होता है। एंड देन डेमिनिमस का अपने एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई आप पेरोल टेस्ट कर रहे, छोटा मोटा कुछ डिफरेंस आया तो आप ओवरऑल मटेरियलिटी से थोड़ी ना कंपेयर करोगे, देन तो सारा ही जो मटेरियलिटी होगा उसको इग्नोर कर देंगे हम, तो वो अग्रीगेटेड वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं। तो इन दैट केस वी फॉलो डिमिनिमस एंड देन वी डू चेक लाइक कि ये जो मिस स्टेटमेंट है वो डिमिनिमस से कम है या ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंगली अपने डिसीजन लेते हैं। अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसको अपने लिखते हैं फाइंडिंग्स में, एंड देन अकॉर्डिंगली अपने प्रोसीड करते हैं, ओवरऑल सबको अग्रीगेट करते हैं, एंड देन डेफिनेटली एट द एंड अपने ओवरऑल मटेरियलिटी से करते हैं कंपैरिजन, एंड देन अपने कमेंट करते हैं कि ये मिस स्टेटमेंट है नहीं है, रिपोर्ट करना है नहीं करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कस करेंगे जो इंस्टीट्यूट का मैथमेटिक्स दिया उसको अपने डिस्कस करें। बट आई होप आपको ये क्लियर हो गई होंगी कि मटेरियलिटी में क्या कवर करने वाले हैं अपने, कैसे क्या कैलकुलेशन होती है। इन केस कुछ क्वेश्चन हो तो लेट मी नो, एंड देन टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आई डोंट नो, I'm not sure what's happening.